ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि ये चैप्टर के अंदर है क्या। ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस का और इक्वेशंस का। इसके पहले कि मैं इक्वेशंस के ऊपर जाऊं, पहले हम समझेंगे व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। अब बेटा जी, जो केमिकल रिएक्शंस है ये होती क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं, उनके अंदर रिएक्शंस होती है, रिएक्ट करते हैं और उसके बाद वो नया सब्सटेंस बनाते हैं। और इसी को हम लोग अपनी डेफिनेशन में लिखते हैं। क्या है? द प्रोसेस ऑफ, देखो, द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ केमिकल्स। जितने भी केमिकल, जो भी केमिकल्स हैं आपने को लिए और उनको आपने क्या किया? इंटरैक्ट किया, उसकी रिएक्शन करवाई। वो क्या बनाएंगे? टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। जब दो चीजें आपस में मिलेंगी तो कोई नई चीज बनकर सामने आएगी, वही है न्यू सब्सटेंसेस, उसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, इसकी जो एग्जांपल्स हैं क्या है? हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन से। क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। यही मैंने यहां लिखा, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। और दूसरी एग्जांपल मैंने ली है, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हम ये दो रिएक्शंस की मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली, इस रिएक्शन को लेकर के रिएक्शन क्या होती है, अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि हम लोग क्या करते थे कि ओल्डन टाइम्स के अंदर हमने जब भी कोई चीज रिएक्शन लिखनी है तो हम लोग इस तरह से लिखा करते थे, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब इसके अंदर कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं की गई हैं और बताया नहीं गया हुआ। और यहाँ पर भी हमने ये नहीं बताया हुआ कि कार्बन जो रिएक्ट कर रहा है कितने मॉलिक्यूल्स कार्बन के हैं, कितने ऑक्सीजन के हैं। और अभी इस पूरी की पूरी एग्जांपल्स के अंदर हमको ये भी पता नहीं चल रहा कि हाइड्रोजन जो है सॉलिड फॉर्म में है या नहीं है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, हमको उन चीजों के बारे में मालूम नहीं है। तो हम क्या करते थे, जब इसको लिखना शुरू करते थे तो हम किताब यानी नोट्स बुक्स की नोटबुक्स भर दी जाती थी, कागज भर दिए जाते थे और इसको अंदर से जो रिजल्ट सामने निकल के आता था लास्ट में पूरा पढ़ने के बाद, वो बड़ा ही छोटा होता था, जो कि इतना मायना नहीं रखता था, जबकि लिखना हमको ज्यादा पड़ता था। तो हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला डिवाइस किया जिसकी वजह से क्या किया जा सके कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कंसाइज करके एक लाइन के अंदर या दो लाइनों के अंदर उसको लिखा जा सके। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जितने भी केमिकल्स थे उनके सिंबल्स को हमने लिखना शुरू किया और उसके बाद उसको हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना शुरू किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिप्रेजेंट करने के जो मेथड्स हैं वो क्या हैं। अब ये मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या था, इसके अंदर मैंने कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था आपको समझाने के लिए, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन के लिए हमने H ले लिया, ऑक्सीजन का हमारा सिंबल O है। हमने क्या किया, इन दोनों को रिएक्ट किया और बता रहे हैं कि हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं। हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। ये हमने वाटर का एक क्या ले लिया, मैथमेटिकल सिंबल ले लिया। अब हमारी क्या है, पूरी की पूरी अगर ये लाइन देखें तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक लिख रहे थे और पूरी की पूरी जगह भरी जा रही थी और इसके अंदर से हमको पता ही नहीं चल रहा कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, H2 लिखा और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन की सिर्फ एक O लिखा। और हमारा जो रिजल्टेंट जो था, जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या आया, H2O आ गया। अब इसके अंदर जो था कि एक तो ये पूरी इंफॉर्मेशन शॉर्ट हो गई, हमने जब लिखना था लिखना कम पड़ा, मगर जो इसकी जो जानकारी जो इसमें से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमको जब भी कभी भी क्या करना है कि जब भी हमको एक केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो उसके अंदर हम किसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है आप उनको देखेंगे। कभी भी जो भी केमिकल्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं और जो एरो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एरो इधर है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं वो देखिए। जो केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और जो हमारा आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ये बोला जाता है। और एरो हमेशा उस तरफ पॉइंट करती है किस तरफ, जिस तरफ प्रोडक्ट होता है। और जब भी कभी भी हमारे पास एक या दो केमिकल्स जो रिएक्ट कर रहे होते हैं उनके बीच, इन दोनों को बताने के लिए कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उन दोनों के बीच में हम प्लस का निशान लगाते हैं। और अगर हमारा रिजल्ट भी अगर कभी भी क्या आ जाए, एक से ज्यादा आ जाए, तो हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट हमारे एक से ज्यादा हो तो उनके अंदर भी हम साइन ऑफ एडिशन यानी कि प्लस का निशान इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या है कि मैंने आपको बता दिया कि कोई भी अगर प्रोडक्ट
कोई भी अगर रिएक्टेंट्स हैं तो रिएक्टेंट के दोनों एटम को जोड़ने के लिए 3 रिएक्टेंट 4 रिएक्टेंट्स हो वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में कौन सा निशान आएगा, एडिशन का आएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर एक है तो इसके अंदर भी क्या है, अगर 2-3 प्रोडक्ट आ जाए तो उनके अंदर भी क्या साइन ऑफ एडिशन आएगा, यानी कि प्लस हम उसके अंदर लगाते हैं और उनके बीच में एरो होता है कि रिएक्शन से जो रिजल्टेंट है प्रोडक्ट्स हैं एरो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ ही क्या करती है, पॉइंट करती है। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी रिएक्टेंट को यानी कि केमिकल रिएक्शंस को जब हम काम करने के लिए बोलते हैं या उसके अंदर रिएक्शंस करवाते हैं तो उसके अंदर हम अलग अलग चीजों को यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हीट। कई बार हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो हमको यहाँ पर हीट का सिंबल देना पड़ता है विच इज कॉल्ड डेल्टा, जो है ट्रायंगल है, स्मॉल ट्रायंगल हम बोलते हैं। यहाँ पे हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि देखो हीट के लिए मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल एक ऐसे हीट भी लिख सकता हूँ। और ये जो चीज लिखनी है ये इसके ऊपर भी लिखा जा सकता है, इसके नीचे भी एरो पे लिखा जा सकता है। तो ये ट्रायंगल जो होगी छोटी स्मॉल हीट की डेल्टा है, इसको ऊपर भी यूज कर सकते हैं, इसको हम नीचे भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमको क्या है कोई हम लोग रिएक्शन कैरी कर रहे हैं और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है तो इलेक्ट्रिसिटी हम एरो के ऊपर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एरो के नीचे भी लिख सकते हैं। ये हमको ये जानकारी देती है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है ये किसकी प्रेजेंस में हुई है, हीट की प्रेजेंस में हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की हुई है। उसी तरह से सनलाइट के सामने अगर वो रिएक्शन हो रही है और सनलाइट सप्लाई हो रही है तो हम ऊपर लिखेंगे या नीचे लिख देंगे, ये बताने के लिए। सेम इज कंडीशन फॉर प्रेशर आल्सो। अब हम क्या करते हैं कभी-कभी कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या होता है अब बताता हूं। अब व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट बेटा कुछ नहीं होता। कैटलिस्ट क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कई बार बहुत सारे रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं, मगर वो रिएक्शंस को करने में, रिएक्शंस को टेक प्लेस होने में, रिएक्शन का प्रोसेस खत्म होने में क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। जब हम रेट को इंक्रीज करते हैं, रेट का मतलब कि उसका रिएक्शन जल्दी जल्दी कैरी हो जाए। जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है तो कैसे करेगा, कोई ना कोई चीज उसमें ऐड किया जाएगा। वो जो केमिकल जो हम केमिकल के रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करने के कि वो जल्दी जल्दी टेक प्लेस कर ले उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। मगर इसकी डेफिनेशन क्या है, कैटलिस्ट क्या है? इट इज a substance या chemical substance which क्या करता है, increases। अब आपने increases लिखना है, increases लिख लो, नहीं लिखना तो enhances भी लिख सकते हो। the rate of chemical रिएक्शन। अब देखो मैंने क्या लिख दिया कि ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। मगर इसमें एक बहुत बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, बट इट डज नॉट एक्चुअली टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन। अब ये बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लाइन है कि ये जो कैटलिस्ट होता है ये एक जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें डाला जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन को मजबूर करेगा कि भाई आप जल्दी जल्दी रिएक्शन कंप्लीट करो अपनी, मगर ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी पूरा का पूरा कैटलिस्ट यानी पूरा केमिकल पीछे बच जाएगा और वो जो सब्सटेंस जो केमिकल रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हमारे पास अलग तैयार हो जाएंगे और इसको हम बाहर आराम से निकाल सकते हैं, उतना करे उतना ही। सो कैटलिस्ट क्या करता है, इट एनहांसेस और इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस, मैंने आपको बता दिया कि एडिशन का इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं, दो रिएक्टेंट्स को एक साथ लेके आने के लिए इसके अंदर उसके अंदर क्या हो रहा है, रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। अगर तीन हो गए तो हम यहां पर भी एक या यहां पर भी हम तीसरा यहां रखेंगे तो उनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन लेंगे। उसी तरह से अगर प्रोडक्ट चले होंगे तो भी हम करेंगे। मगर कभी-कभी क्या होता है कि हमने देखा होगा रिएक्शंस के अंदर क्या है, एक एरो का इस्तेमाल करते हैं ऊपर की तरफ, या कभी-कभी हम लोग जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एरो का इस्तेमाल कर देते हैं डाउनवर्ड। अब एरो अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है, इन दोनों का एक खास मीनिंग होता है। जब एक अपवर्ड एरो इस्तेमाल की जाती है तो इसका मतलब क्या होगा और डाउनवर्ड का मतलब क्या होगा वो देख लीजिए। Whenever an upward arrow is used at the end of a reaction, इसका मतलब the heat is or some gas is evolved। क्या हुआ, इसमें से हीट इवॉल्व हुई या कोई गैस जो है
इसमें से निकल के ऊपर की तरफ यानी कि इवेपोरेट हुई है हीट के फॉर्म के अंदर, एक ये होगा। और दूसरा, नाउ व्हाट हैपेंड, आई सेड हीट इज इवॉल्व्ड और वी कैन से हीट इज प्रोड्यूस्ड। अगर हीट प्रोड्यूस नहीं हुई तो क्या प्रोड्यूस हुई होगी, कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हुई होगी। उसी तरह से अगर डाउनवर्ड एरो है तो इसका मतलब है कोई प्रेसिपिटेट हमारे पास बचा है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, आप लोगों ने देखा होगा बारिश होती है तो इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन हो रही है, ऊपर से कोई चीज गिर रही है। तो जब भी कोई दो रिएक्शंस केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और मैं यहाँ पे एक डाउनवर्ड एरो लगा दूं, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन होने के बाद इन दोनों के अंदर जब दो केमिकल्स के बीच में या तीन केमिकल्स के बीच में जब रिएक्शन हुई है तो कोई ना कोई ऐसा रेसिड्यू पीछे बच गया जो कि इन्हीं के अंदर से निकला है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब बेटा जी मैं पूरी की पूरी बातों को सम करेंगे और आस्ते आस्ते हम लोग जितनी बातें मैंने कही हैं उन सबको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम उसके प्रैक्टिकल्स में नहीं जाएंगे, उनको अच्छी तरह डिटेल में समझेंगे नहीं, हमको समझ में नहीं आएगा जो बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली। अब मैंने वो बताया कि हम इतनी बड़ी कहानी शुरू में बताई कि लिखते थे, उसके बाद जाके हमने इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सिंबल्स केमिकल्स को, और हमने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा ताकि हम ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। अब क्या है, इसके अंदर और जानकारी हासिल करने के लिए और इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम लोगों ने और भी चीजें डिवाइड की। हमने क्या किया कि जब भी कभी हम लोग कोई केमिकल लें और वो सॉलिड फॉर्म में हो तो हम लोगों ने उसका सिंबल लिखना शुरू कर दिया ब्रैकेट में केमिकल के आगे में कि ये सॉलिड है एस के बारे में, या तो हम उसके आगे लिख देते हैं या हम उसके नीचे लिख देते हैं। जैसे कि NaCl में लिखा हुआ है तो ये क्या है, मैंने यहाँ लिख दिया सॉलिड यानी कि एस लिख दिया इसके आगे। इसका मतलब जो ये केमिकल मैंने कंपाउंड यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। और उसी तरह से अगर मैं कभी कोई यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, लिक्विड यूज कर रहा हूँ इसके अंदर, और उसके लिए हमने क्या किया, एक स्मॉल एल का इस्तेमाल किया। इस तरह से मैंने यहाँ पे H2O लिखा, H2O तो आपको मालूम है वाटर होता है, मैंने इसके आगे क्या लिख दिया कि ये स्मॉल एल है, ये लिक्विड फॉर्म में है। उसी तरह से हमने क्या किया कि कोई गैस जब भी इस्तेमाल करते तो हम लोग क्या करते कि हम लोग सिंबल G का इस्तेमाल करते, या फिर एक और चीज होती थी वो था एक्वायर्स, हम लोग उसके लिए AQ का यूज करते, या फिर कभी डिल्यूट कोई चीज हम करेंगे तो हम लोग वहां लिखते हैं DIL का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने वो बताना शुरू किया। यहाँ पर क्या है, ये है हमारा एक्वायर्स फॉर्म में और ये भी क्या है हमारा एक्वायर्स फॉर्म में। अब मैं इसके बारे में आपको आगे जानकारी देता हूं। अब मैंने आपको ये तो पूरा बता दिया व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, नो इक्वेशंस क्या है, अभी तक मैंने इसका आंसर नहीं दिया। अभी आपको ये पता लग गया कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में। नाउ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स or with the help of mathematical symbols, arrows, etc. This gives us a chemical equation. अब हमारे पास आता है दूसरा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास मेजरली अगर देखा जाए जो केमिकल रिएक्शंस हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो आती है वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली जो टाइप है दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड जो हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद जो हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सबसे रिएक्शन लिखना है। इसके बाद हमारे पास और भी 2 से 3 किस्म की होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो होती है वन इज कॉल्ड फोटो केमिकल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर अभी हमने इन 4 के बारे में डिस्कस करना है और ये मैं आपको जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे मैं आपको करते चले जाऊंगा। अब क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए बड़ा ही अच्छा है वर्ड कॉम्बिनेशन, यहां से याद रखना। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना। कभी भी अगर हम लोग क्या ले लें, कोई भी 2 केमिकल ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, उनको कंबाइन करें और हमारा जो रिजल्टेंट यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट आए वो सिंगल होना चाहिए। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्हेन वी हैव नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच रिएक्ट टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कंबाइन करना। मैंने क्या कहा, 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स
और क्या देंगे, सिंगल प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। ये दोनों क्या है, ये दोनों है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब क्या हुआ, रिएक्ट कर रहे हैं। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मुझे क्या मिलना चाहिए, एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए जो सिंगल हो। कैसे मिलेगा, ये दोनों अगर मिल जाए, इन दोनों की कॉम्बिनेशन हो जाए, रिएक्शन हुई, दोनों कंबाइन किए, मेरे पास एक चीज बन के आ गई, मतलब सिंगल थी। उसी तरह से आप बोलोगे सर ये दो है, मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या कर लिया, तीन मैंने रिएक्टेंट ले लिए, मैंने एबीसी कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, एबीसी। और अगर मैं यहाँ पे चार रिएक्टेंट ले लूं तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास जो रिजल्टेंट जो मेरा प्रोडक्ट आएगा वो मेरे को सिंगल होना चाहिए। या अगर मैंने यहाँ पे चार केमिकल्स लिए हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे जाके मेरे को सिंगल प्रोडक्ट ही देंगे। इस बात का याद रखना। और इसको हम बोलते हैं, हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो रिएक्शंस दी गई हैं वो देखेंगे कौन सी हैं, क्योंकि उनकी एग्जांपल्स इसके अंदर देना बहुत जरूरी। जो हमारी पहली रिएक्शन जो एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड when reacts with water gives us slackline. Now कैल्शियम ऑक्साइड का जो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है इस कंपाउंड का, वो क्या है, CaO, and it is written in front, क्या लिखा ब्रैकेट में S, ये सॉलिड फॉर्म में है। फिर हमको दिया हुआ है H2O, H2O का तो वाटर, इट इज इन लिक्विड फॉर्म। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज सामने आती है, हमारे पास एक ही प्रोडक्ट आता है जो है CaOH, जो क्या है, स्लैकलाइन। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, क्विकलाइन। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, स्लैकलाइन होता है। मगर इसके अंदर एक बड़ी ब्यूटीफुल पॉइंट ये है कि कभी-कभी एग्जाम में बोलता है कि कैल्शियम ऑक्साइड ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्या आई और इसका प्रोडक्ट क्या निकला। प्रोडक्ट तो ठीक है, स्लैकलाइन आ गया, मगर इसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि जब आप क्या करते हो, कैल्शियम ऑक्साइड को लेके पानी में डालते हो, एक बीकर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसके अंदर स्लैकलाइन पोर कीजिए, आप देखोगे थोड़ी देर में बीकर जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ गर्म होना शुरू हो जाएगा। जो गर्म होना शुरू हो जाएगा तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि दैट हीट इज कमिंग आउट। अगर हीट नहीं निकल रही होती उसके अंदर से तो क्या होता कि वो ठंडा का ठंडा रहता और हमको उसका बारे में पता चलता नहीं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्लस हीट। नाउ हीट इज इवॉल्व्ड, बाहर निकल रही है, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर का एरो लगा सकते हैं बताने के लिए कि हीट में से इसमें से बाहर निकली है, जिसने कि बीकर को गर्म कर दिया, तो इसका मतलब बाहर ऊपर की तरफ से भी वो इवेपोरेट हीट हुई। नाउ वी हैव अनदर टू एग्जांपल्स। इसके अंदर क्या है, कार्बन is reacting with oxygen to give carbon dioxide। अब ब्यूटीफुल पॉइंट क्या है कि कार्बन क्या है सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन क्या है गैस फॉर्म में है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या बनती है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शन कैसे होती है, जब इनके अंदर बर्निंग प्रोसेस आता है। अब उसके आगे हमारे पास क्या आता है, एक और रिएक्शन है जो एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाती है, हमारे पास वाटर बनाती है। ये तो आपको मालूम होगा। बैलेंसिंग में अभी आपको नहीं सिखा रहा। बैलेंसिंग के लिए आपको मैं प्रॉपर वीडियो दूंगा, उसके अंदर देखिएगा, उसके अंदर मैं आपको ट्रिक्स दूंगा कि आपके कभी भी जो इक्वेशंस है आप उसको बैलेंस करोगे तो कभी गलत नहीं होंगी वो बैलेंसिंग। अब इसके अंदर क्या है कि मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के थे, 2 मॉलिक्यूल्स मेरे पास ऑक्सीजन के थे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 to the 4 हो गए। ये हो गया। अभी कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सब चीजें मैं करने के आपको पूरा एक प्रॉपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए। अभी के लिए आपके इतना काफी है कि हाइड्रोजन इज अ गैस व्हिच रिएक्टेड विद वाटर मॉलिक्यूल व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड व्हिच गिव्स अस क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से किया, हमको क्या दिया उसने, एक प्रोडक्ट दिया जो कि वाटर था। मैं रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन गैस reacts with oxygen in liquid form and what it gives it, the product we get is water in liquid form. Now students, we have understood what is a combination reaction. What is a combination reaction? A reaction in which elements or compounds, two or more, हम ये कह सकते हैं। A combination reaction is a reaction in which two or more elements or compounds combine together to form a single or give a single product. अब इसके अंदर क्या होता है, जब हम कंबाइन करते हैं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने कहा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, तो सिर्फ अगर एलिमेंट मिल जाएंगे तो क्या होंगे, यस कॉम्बिनेशन बिटवीन दो एलिमेंट्स भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन बिटवीन, कोई बच्चा आएगा बोलेगा सर दो कंपाउंड होते हैं एलिमेंट नहीं लेते, हाँ ये भी हो सकता है। अब तीसरा बच्चा बोलता है सर एक एलिमेंट ले लिया एक कंपाउंड ले लिया, ये भी हो सकता है। अब बेटा जी आप ये मत पूछिएगा मुझे व्हाट इज एन एलिमेंट व्हाट इज अ कंपाउंड,
ये आपने क्लास 9 में बड़ा अच्छी तरह समझा हुआ है, तो आप लोग उसको रिविजिट कर लीजिए, आपको पता चलेगा व्हाट इज एन एनिमल एंड व्हाट इज अ कंपाउंड। अब मैं आपको ये तीनों बारी बारी इसकी एग्जांपल देता हूं ताकि कि आप इसको अच्छी तरह से। अब बेटा जी हम समझते हैं स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट। चलो ये दो एलिमेंट लिए, कौन से लेंगे? एक एलिमेंट लिया मैंने जिसका हाइड्रोजन का, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? ऑक्सीजन भी ले लिया। मुझे क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। तो ये क्या है? एक एलिमेंट यहाँ पे आया, एक एलिमेंट यहाँ पे आया, दोनों क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कंबाइन कर रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। बैलेंसिंग में नहीं सिखाया, दिस इज ओनली फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। बाद में जब आप बैलेंस करना सीख जाएंगे तो कीजिएगा। अब उसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। कार्बन प्लस क्या ले लिया आपने? ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ये दो एग्जांपल्स हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी है। अंडरस्टैंड? व्हेन टू कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू। अब क्या है बेटा जी स्टूडेंट्स कि अगर दो कंपाउंड्स आपस में मिल जाए, अब कंपाउंड क्या होता है? दो केमिकल्स, दो एलिमेंट्स के साथ मिलकर कोई चीज तैयार करेंगे, दो या दो से ज्यादा, तो वो कंपाउंड बन गया। अब ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली मैंने, यहाँ डाइऑक्साइड लिखा है। देखो यहाँ पे डाइऑक्साइड बन रहा है क्योंकि 2 आ गया है, यहाँ पे सिंगल O है, सिंगल ऑक्सीजन, तो मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रही है? ऑक्सीजन से। क्या दे रही है हमको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो किससे रिएक्ट कर रही है? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है। तो हमको क्या मिल रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड हमको मिल रही है, और ये प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रहा है सिंगल आ रहा है। इसीलिए दो एलिमेंट्स जब बने तो आपस में रिएक्ट किए, मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट आया। अब एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिल गया, तो क्या आ गया हमारे पास? एक सिंगल क्या चीज आ गई मेरे पास? तो बेटा मैंने क्या बताया? एक कंपाउंड और एक एलिमेंट। तो ये क्या चीज है? यहाँ पे दो कंपाउंड की एग्जांपल नहीं दी मैंने आपको। मैंने क्या बताया कि बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, मैंने ये चीज बता दी आपको कि एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिलेगा तो क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिला तो क्या बन गया? एक प्रोडक्ट सिंगल मेरे पास आ गया। नाउ स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच में, देखो ये भी एक अपने आप में कंपाउंड है, ये भी एक अपने आप में कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे N+H है, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, तो ये अपने आप में कंपाउंड बन गए। अब दो कंपाउंड क्या कर रहे हैं? आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। NH3 जब बनता है तो हमारे पास बनता है अमोनिया। HCl क्या बनता है? हाइड्रोक्लोराइड। जब ये दोनों केमिकल्स आपस में रिएक्ट किए, रिएक्शन होने के बाद ये क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड बन के हमारे सामने आ गया। अब ऐसे ही आपको जो एग्जांपल्स हैं, जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और व्हाट आर द टाइप्स, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी-कभी सिर्फ 3 नंबर या 2 नंबर का इसमें से एक पार्ट पूछ सकते हैं। तो आपको ये सारा बताना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी 3 काइंड्स क्या हैं। उनके अंदर सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको जो रिएक्शंस हैं, इन एग्जांपल्स आपको वो रिएक्शंस देनी होगी। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके बाद मैं आपको डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट एक साथ कवर करूंगा अगले में। और आप लोग याद रखिएगा कि मैं बड़ा ही स्लो लेके चलूंगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।